नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। फिजिक्स आज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है, इसमें आज तीसरा लेक्चर है और आज हम 2024 में जितना भी प्रीवियस ईयर का आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था, भौतिक विज्ञान में जितने भी 2024 में सवाल आए हुए हैं MCQ वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको आज सॉल्व करेंगे। आज ये सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन में, मतलब 25 से 30 शब्दों में आंसर लिखना होता है, वो वाला भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आज का फिजिक्स का है, क्लास 10th का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कहाँ से शुरू हो गया ये। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर बनता है, ये एक आपका यूनिवर्सल पूछ रहा है कि हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके बनता है बच्चों ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ पर बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में। दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच में ही उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो बनता है। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है, ये कंडीशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती, यह घटना कब होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आपने अपवर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा, परावर्तन और अपवर्तन। क्लास 10th में आप प्रकाश के अपवर्तन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, राइट बच्चों। तो हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक हमने अभिलंब बना दिया, एक मीडियम बना दिया। मीडियम के ऊपर वाला जो मीडियम है आपका मान लेते हैं वायु है। क्या है? अब वायु में से ये जो ऊपर की तरफ है ये वायु है। अब वायु में से प्रकाश जो है वो आपकी वायु में से प्रवेश कर रही है और नीचे वाला जो है ये कांच है। क्या मानते हैं बच्चों? ये कांच है। तो जैसे ही वायु में से ये प्रकाश जो है वो कांच की तरफ प्रवेश करती है बच्चों, ये हल्का सा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। हल्का सा कैसा हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। इसको जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या हो रहा है बच्चों? विचलित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम देखते हैं कि अब जो ये माध्यम है हमारा, ऊपर की तरफ जो वायु माध्यम है, वायु है या फिर निर्वात है, तो यह माध्यम आपका कैसा होता है? विरल होता है। कैसा होता है? विरल होता है। मतलब यहाँ पे जो कणों की उपस्थिति है बहुत दूर दूर तक है, इसलिए माध्यम कैसा होता है? विरल होता है। एंड कांच, जल, ये सब जो माध्यम होते हैं सघन माध्यम होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? सघन माध्यम में होते हैं। ठीक है, तो जब आपका जो प्रकाश की किरण है या क्या कर रही है, एक माध्यम से, हम माध्यम मान लेते हैं कि क्या है हमारा यहाँ पर जो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले कंडीशन देख लो। कंडीशन क्या हो रहा है कि जो प्रकाश की किरण है वह अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट रही है बच्चों। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने इस तरह से एक अभिलंब बनाया। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की चाल आपकी इस तरह से ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन यह क्या हो गई? इस तरह से ऐसे विचलित होकर के इस तरफ चली गई है। जब ये इस तरह से विचलित होकर के यहाँ पे चली गई हुई है तो ये जो है आपका ये अभिलंब है। अब इसके बीच में जो ये थीटा कोण बन रहा है, ये क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कब होगा बच्चों? जब ऊपर का माध्यम, यानी कि पहला माध्यम आपका क्या होगा? सघन होगा और दूसरा माध्यम आपका क्या होगा बच्चों? विरल होगा। क्या होगा? विरल होगा। ठीक है, तो पहला माध्यम हमारा क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? विरल होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। इसी को ऑपोजिट आप याद कर लीजिए कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब के नजदीक आएगी। क्या होगा? अभिलंब के नजदीक आएगा। कंडीशन क्या है? पहला माध्यम आपका विरल होना चाहिए और दूसरा माध्यम क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर दी गई है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। पूछ रहा है आपसे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए। लेंस की बात कर रहा है तो लेंस पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिएगा,
लेंस में हम फॉर्मूला याद रखते हैं कि 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है, जहां पर f क्या है आपका फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है बच्चों आपका वस्तु की दूरी है। ठीक है, अब आप रख दीजिए जो आपके सवाल में दिया गया है। फोकस का मान दिया गया है, फोकस दूरी का मतलब 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, प्रतिबिंब का हमको पता नहीं है तो प्रतिबिंब की वैल्यू हम एज इट इज रखते हैं। और वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दिया गया। इसको इस तरफ लेकर जाइए, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है माइनस, इसको इस तरफ लेकर के जाइए। जब आप इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 1/15 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आप देखेंगे कि 30 आया हुआ है और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 माइनस 1, ये आंसर क्या आ जाएगा 1/30। और फोकस दूरी कितना आ जाएगी, सॉरी प्रतिबिंब कितना आ जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों 30 सेंटीमीटर। और वैल्यू किस में मिली है आपको बच्चों, माइनस में मिली हुई है। अगर आपको जो मान है वो माइनस में मिलता है तो जो आपका लेंस है वो कैसा होगा आपका, वो अवतल लेंस होगा बच्चों। अगर जो अच्छा सॉरी, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये उत्तल लेंस ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये हमें बताना नहीं है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना है आपका 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है। कितने पर बन रहा है बच्चों, 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है। माइनस नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा डिजिट है। ठीक है, ये क्या होगा 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो यहाँ पर वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बन रहा है। बनेगा कैसा बच्चों, ये आपका बनेगा हाँ, क्या बन रहा है बच्चों, 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। उत्तल दर्पण में ये जो आपकी डिस्टेंस है ये क्या बनेगा 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर, और क्या बनेगा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार का बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना दिया हुआ है, तो लेंस कैसा है, पूछ रहा है कि लेंस कैसा है आपका। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक लेंस है जहां पर जो वस्तु की दूरी है वो 0.2 मीटर दिया गया है या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और कह रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चों, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और लेंस की बात कर रहा है, लेंस में हमारे अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आगे आ जाइए, तो ये क्या कह रहा है, आवर्धन कितना दिया है बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हम जानते हैं कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u, ये होता है। ठीक है बच्चों, और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m बराबर होता है v/u होता है, जहां पर v क्या है आपके प्रतिबिंब की दूरी है, v क्या है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, u है वस्तु की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन दिया हुआ है कितना 0.5 दिया हुआ है, v रखा हुआ है, और u की दूरी कितनी दी गई है 0.2 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से आपका v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको इस तरफ लेके जाएं तो u बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0.5 v आ जाए, u आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0. अगर इसको इस तरफ आप लेके जाएंगे v आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 v की वैल्यू आ जाएगी। तो u बराबर क्या हो जाएगा 0.5 v मिला हमको यहाँ से। अब ये जो आपको मिला हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। रख दीजिए फॉर्मूले में इसको। 1/f दिया हुआ है बच्चों आपका। ठीक है, 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 v 0.5, ये तुम्हारा m इक्वल्स टू v/u दिया, और v को इधर लेके जाओगे, 1 मिनट, v को इधर लेके जाओ, पहले रुक जाओ, v को हम इधर लेके गए, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.2।
0.5 v हो गया, है ना। और यहाँ पर हम क्या रख दें, यहाँ पर हमने रख दिया 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने रख दिया क्या, u रख दिया, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, u की वैल्यू दी गई है आपका 0.2 दिया हुआ है, u की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, लेंस कैसा होगा, यही आपसे पूछा हुआ है। देखिए दिया क्या हुआ है, आवर्धन का होता है फॉर्मूला m बराबर v अपॉन u होता है, ठीक है। v क्या होता है बच्चों, जहां पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है बच्चों, u है वस्तु की दूरी, u क्या है आपका, u है वस्तु की दूरी, ठीक है। u वस्तु की दूरी है, तो यहां से आपका क्या दिया हुआ है कि आवर्धन दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, v अपॉन v की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, और आपका u कितना दिया हुआ है बच्चों, u दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो हमें v की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 0.5 u मिल जाएगा, क्या मिलेगा बच्चों, v की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 u मिल जाएगा यहाँ से, और 0.5 u यहाँ से हमको मिल गया। अब हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला हमको मिलता है, ठीक है। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में जो संबंध होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे और u की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से रख दीजिए, क्या रख दीजिए, यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि 1 अपॉन, हमने यहाँ पे रख दिया 5u माइनस 1/u रख दिया, यहाँ से u की वैल्यू रखेंगे जब आप, तो अच्छा मैं इसको ऊपर ले जा रही थी,
यहाँ से जब आप u की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, यहाँ मिल जाएगा आपको 2u माइनस 1/u मिल जाएगा। तो जब इसको आप देखेंगे, क्रॉस करेंगे, इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/f बराबर क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू u की वैल्यू आ जाएगी। क्या मिलेगा, f बराबर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। 1/f बराबर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। और f बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, u। तो u की वैल्यू कितनी दी गई है, u की वैल्यू दी गई है 0.2 दिया हुआ है। u की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कितना, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो प्रतिबिंब जब आभासी बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यह होगा। अगर आवर्धन इतना दिया गया है तो जो फोकस दूरी उसकी होगी वो कितनी होगी आपकी, 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब और आकार में बड़ा कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है बच्चों। कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण। अगर आप लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस, और दर्पण की बात करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा बच्चों, उत्तल दर्पण आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल बच्चों निर्वात में और वायु में, निर्वात में और वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात या फिर वायु में होती है, जो कि कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करेगी, यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करेगी। कहाँ पर करेगी बच्चों यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन, वक्रता केंद्र पर करेगी। कहाँ पर करेगी मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन, कह रहा है कि अगर ये मान लेते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है और अगर क्या हो रहा है कि जिस रास्ते से यह जा रही है, मतलब इसी के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो यह क्या होगा, वक्रता केंद्र पर मुख्य अक्ष को किरण क्या करेगी, काटते हुए उसी रास्ते से जाएगी। तो मुख्य अक्ष को कहाँ पर भेदेगी, ये वक्रता केंद्र पर भेदेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कह रहा है कि जो लेंस है ये कैसा है, वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है बच्चों, ये आपका उत्तल लेंस है। विशेष स्थिति में क्या कह रहा है, विशेष स्थिति में क्या कर रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और ये एक स्पेशल कंडीशन में बन रहा है। तो ये कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता कितनी है। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी है, तो P बराबर आपने पढ़ा हुआ है 1 क्या होता है, F होता है, यही होता है। तो अगर इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो 1/0.2 अगर ये आ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा आपका, अभिसारी है, अभिसारी है बच्चों, तो उत्तल लेंस होगा ये। और इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, +5 डायोप्टर आ जाएगा। लेंस की क्षमता को हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। लेंस की क्षमता को आप किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, P बराबर 1/F, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को हम क्या रख सकते हैं, 0.2 रख सकते हैं। और जब ये वैल्यू आप रखेंगे तो आपको लेंस की क्षमता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है, उत्तल दर्पण जो है, यहाँ से अगर आप आवर्धन देखेंगे तो ये सदैव क्या होगा, यह सदैव 1 से कम होगा। क्या होगा बच्चों, सदैव 1 से कम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, लेंस जो है एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और कह रहा है कि वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी है। तो वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी जो है बच्चों, ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। यानी कि छोटा अक्षर है तो उसको आवर्धित करेगा, उसको आवर्धित कौन करेगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस करेगा। कौन करेगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है अक्षर को बड़ा करके दिखाएगा। क्या करेगा, अक्षर को बड़ा करके दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल से जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के कई सारे लेयर्स से होकर के आती है, तो जब हमारी आंखों से वो परावर्तित होती है तो भी यह वायुमंडल के कई सारे लेयर से होकर के जाती है, जिसकी वजह से तारों से आने वाले प्रकाश जो है वो अलग अलग अपवर्तनांक से होकर के जाते हैं और तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा कोई वस्तु जो है वो आपकी कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, उसका प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा माफ कीजिएगा वस्तु से छोटा बनता है। तो यह कौन सा लेंस है बच्चों, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, ये क्या होती है, आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और अगर वक्रता त्रिज्या की जो दूरी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, F बराबर होता है R/2 होता है। तो यहाँ पर आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकस दूरी का मान। तो फोकस दूरी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता कितनी दी गई है, 2 डायोप्टर दी गई है। आभासी लेंस है, पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है तो आभासी लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता यानी P की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 डायोप्टर दी गई है। फोकस दूरी आपको बताना है तो P और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, P बराबर 1/f होता है। तो F को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब 2 डायोप्टर को क्या हम 0.2 रख सकते हैं। ठीक है, 0. हमने 2 रख लिया तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, 10/2 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, हाँ 2 डायोप्टर दिया हुआ है ना, 0.02 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 50 आ जाएगी। यानी कि जो फोकस दूरी है, तो यहाँ पे ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में होना चाहिए था ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन को गलत फ्रेम किया गया है। सेंटीमीटर लिखा ही नहीं है यहाँ पे ना। ये आपका 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर होगा। अगर एक लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर दी गई है तो उसका जो फोकस दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप
ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश, एक मिनट, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा। कह रहा है कि अगर जो श्वेत प्रकाश है आपका, यानी कि जो हमारा जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, हमको नॉर्मली सफ़ेद दिखाई देता है। जब उसको आप प्रिज्म से गुजारते हो तो प्रिज्म से गुजारने पर वो क्या होता है, अलग अलग रंगों में क्या होता है, बट जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म के आधार से दूर यानी कि सबसे दूर वाला कौन सा रंग होता है, तो आपने देखा होगा, आपने याद भी किया होगा इंद्रधनुष के रंगों को, विबग्योर से आपने याद किया होगा। क्या होता है, विबग्योर से आप याद रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा। तो आधार से सबसे दूर कौन सा है, रेड वाला रंग है। कौन सा है, रेड वाला रंग होता है, यानी लाल रंग का जो प्रकाश की किरण होती है, लाल रंग का जो आपका किरण होता है वो क्या होता है, प्रिज्म के आधार से सबसे दूर की तरफ, उसको नीचे की तरफ दर्शाया जाता है। प्रिज्म में हम जब डिनोट करते हैं तो उसको नीचे की तरफ दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या फिर उसके समाधान के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर दृष्टि दोष में बच्चों आपको नजदीक, दूर की वस्तु जो होती है वो दिखाई देती है पर नज़दीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। तो जब नज़दीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, नज़दीक की वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई, अभी विबग्योर से याद किया था आपने, विबग्योर से याद रखिएगा, इसी क्रम में जब आप रखेंगे रंगों को तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। प्रिज्म के आधार से सबसे दूर लाल रंग होता है, प्रिज्म के आधार के नज़दीक आपका बैगनी रंग होता है, ऐसे याद रखिएगा। प्रिज्म के आधार से सबसे दूर जो है वो लाल रंग होता है बच्चों, पर प्रिज्म के आधार के नज़दीक कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसी से अगला क्वेश्चन भी आएगा, हम अभी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन होता है। आकाश के नीले रंग के दिखने का कारण क्या है। प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है, प्रकाश जब फैलती है तो क्या होता है, जो जितनी जो भी हर चीज़ का क्या होता है अपना, जो जिस वस्तु पर कोई चीज़ पड़ती है और क्या होता है कि वो वस्तु क्या करती है, उस रंग को छोड़ करके, पर्टिकुलर रंग को छोड़ करके बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो जो रंग वापस हमारी आंखों में परावर्तित होता है तो वस्तुओं का रंग हमें वैसा दिखाई देता है। तो आकाश का जो रंग होता है बच्चों वो हमें धरती से देखने पर कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है, प्रकीर्णन है। प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो फैल जाती हैं जिसकी वजह से हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारी आंखें हो, हमारी आंखों में कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और हमारी आंखों का जो लेंस होता है, इस लेंस को ऊपर और नीचे से एक विशेष प्रकार की जो कोशिका होती है, मसल्स बेसिकली होती है, मांसपेशियां होती हैं, उसको पकड़े रहती हैं। स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि ये आपके लेंस की साइज को घटाती और बढ़ाती हैं। इन मांसपेशियों को कहा जाता है पक्षमाभि मांसपेशियां कहा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पक्षमाभि मांसपेशियां कहा जाता है। इसको आप इजी वर्ड में याद रखिएगा, सीलियरी मसल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बच्चों, सीलियरी मसल्स इनको कहते हैं। पक्षमाभि कोशिकाएं होती हैं जो लेंस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं, जो लेंस की साइज को क्या करती हैं, घटाती और बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है, प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश हमारा जो है वो जा रहा है, प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग रंगों का क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। वही इंद्रधनुष जो आपका बन रहा है, इंद्रधनुष वाले जो रंग हैं, जब आप प्रकाश को, किरण को प्रिज्म से गुजारते हो तो वो अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि किस रंग का विचलन जो है बच्चों वो न्यूनतम होता है।
किस रंग का विचलन न्यूनतम, मतलब कौन सा ऐसा रंग है जो कम विचलित होती है, अपने मार्ग से जो क्या होता है वो कम विचलित होती है। तो जो लाल रंग है बच्चों, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण जो है जब वो प्रिज्म से गुजरती है तो लाल रंग का विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। और लाल रंग जो है वो प्रिज्म के आधार से दूर मौजूद होती है। क्या होती है? प्रिज्म के आधार से दूर मौजूद होती है। और बैगनी रंग जो होता है वो प्रिज्म के आधार के नजदीक होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का बच्चों तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण अगर कोई चीज लाल रंग की है तो वो दूर भी स्थित है, दूर भी मौजूद है, तो भी वो हमें दूर से ही दिखाई देती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स पर क्या करा जाता है, जब ट्रैफिक को रोका जाता है तो क्या किया जाता है, हम लाल रंग वाले बल्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड ट्रेन वगैरह को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, लाल रंग के झंडे का प्रयोग किया जाता है, ताकि लाल रंग को दूर से ही देखा जा सके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाल रंग जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसी का ऑपोजिट कर लीजिए, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत कम होता है। 3 पॉइंट याद रखिएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, और प्रिज्म के आधार से दूर कौन स्थित होता है? लाल रंग होता है। 3 पॉइंट हो गया। इसी तरह से प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है, और प्रिज्म के आधार के नजदीक कौन होता है? बैगनी रंग होता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड जो है बच्चों, एम्पियर सेकंड ना एम्पियर सेकंड, अच्छा एक मिनट, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है ये पूछ रहा है ना। एम्पियर सेकंड जो मात्रक है एम्पियर सेकंड जो है मात्रक बच्चों ये आवेश का है। किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 और I2 है तथा प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं जो है H1 और H2 हैं, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोध के कंपेयर में ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? प्रथम जो ऊष्मा है उसके अनुपात में द्वितीय ऊष्मा जो होती है वो आपके R2 और R1 के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। H1/H2 बराबर R2/R1। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब आप किसी दो से अधिक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनसे आप क्या निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आप तारों का श्रेणी क्रम में समायोजन करते हैं। लेकिन जब आप इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, तो समांतर क्रम में आप किस तरह से इनको जोड़ते हैं? यह आ जाएगा आपका R1 R2 बटे R1 प्लस R2 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल में क्या रूपांतरित होता है? जो आपका बैटरी वाला सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, या क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप में क्या समान होगा? क्या इसमें समान होगा? यही आपसे पूछ रहा है। तो
विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी, प्रत्येक श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों, समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या है। विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। ओम जो है ये आपके प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, वॉट जो है बच्चों यह आपके शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। पावर का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, तो आपके विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वॉट और 222 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है आपको। देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं कि जो विद्युत बल्ब है इसमें इसका पावर जो है वो 440 है। P बराबर क्या दिया गया है बच्चों, 440 वॉट दिया गया है। कह रहा है विभवांतर इसका कितना है बच्चों, 222 V दिया हुआ है, 222 वोल्ट है इसका। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इस पर क्या है आपका प्रतिरोध कितना होगा। क्या कह रहा है, प्रतिरोध कितना होगा। तो आप जानते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आएगा इसमें, P बराबर क्या होता है बच्चों, VI होता है। क्या होता है बच्चों, VI होता है। अगर यहाँ से हम I का मान निकाल लें, क्या निकालें, I का मान अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। और P और V की वैल्यू दी गई है तो P और V की वैल्यू रख दीजिए, 440 अपॉन क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा। यहाँ से कुछ 1.98 एम्पियर निकल करके आएगा, 1.98 एम्पियर निकल करके आया। I की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, I की वैल्यू आ गई 1.98। या अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है बच्चों। ये कहता है यहाँ से या तो आप प्रतिरोध का मात्रक निकाल लीजिए या आप और कर सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है बच्चों, IR होता है। अगर यहाँ से R मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब यहाँ से R की वैल्यू आप रख दीजिए, V और I की वैल्यू रख दीजिए। तो V की वैल्यू कितनी है बच्चों, 222 है, और यहाँ पे I की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1.98 मिला। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आपको कुछ 112 ओम के आसपास मिलेगा, जो कि ऑप्शन में 110 ओम के आसपास में आंसर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा प्रतिरोध, 110 ओम हो जाएगा। ये जो मात्रक है किसका है, ओम का मात्रक है। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं तो आप एक और फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। V बराबर IR दिया गया है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ से अगर हम ये देखें R की वैल्यू ये जो है VI कर दें अगर, ठीक है, तो आपको P बराबर क्या मिला था बच्चों, VI मिला था। P बराबर क्या मिला था, VI मिला था, राइट। यहाँ से क्या करिए, I की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, V इंटू R रख सकते हैं। यहाँ से देखो I को इधर लेके जाओ, अगर I को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। तो I की जगह पर V/R रख दीजिए। अगर आप I की जगह पर क्या रखेंगे, V/R रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू V/R हो जाएगा। जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये V² R आ जाएगा, ये P की वैल्यू है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R को इधर ले जाइए, V²/P कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा आपको, प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 100 क्या जाएगा, कहाँ गया, 110 ओम आएगा। शायद मैंने 100 वाले पे किया, कितना आएगा, 110 ओम आएगा आंसर। ठीक है, 112 आ रहा है हमारा, जो कि 110 ओम के आसपास में है, तो इसको हम आंसर सही मान लेंगे। डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह जो कि दिए गए हैं, यहाँ पे आपके संकेत चिन्ह दिए गए हैं, यहाँ पर इनका नाम दिया गया है कि ये किसको निर्देशित कर रहे, प्रदर्शित कर रहे हैं, बिल्कुल बल्कि किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो आपके कुछ सिंबल बनाए गए हैं ये किन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आपको मैच कराना है। तो ये जो है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपके प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को। और A लिखा हुआ है ये आपके एमीटर को प्रदर्शित करता है। ये जो साइन बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होता है आपका सेल के बारे में प्रदर्शित करता है। किसको बताता है, विद्युत सेल को बताता है। और ये जो है आपका तार क्रॉसिंग के बारे में बताता है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये जो है 1 को 3 से मैच कराइए, 1 का 3 इसमें है, इसमें है, देखते हैं। और जो 2 है ये 4 से है आपका, 2 का क्या है, 4। अच्छा
सब में है। 1 3 2 2 4 यहाँ पर है। उसके बाद क्या है आपका, तीसरे का मैचिंग किस में हुआ है, 2 में, 3 और 2 4 1, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैच करा करके ऑप्शन में जो आपका मैच कर रहा है उससे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए यही सवाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन प्रदर्शित नहीं कर रहा है। मतलब कि आपका जो विद्युत शक्ति है इसका संबंध इसमें से किस में नहीं है, मतलब जो संबंध है वो कौन सही नहीं दर्शा पा रहा है। अभी हमने पढ़ा बच्चों कि P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो VI तो ठीक है, विद्युत शक्ति का संबंध VI से है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि P बराबर क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर R होता है। P बराबर और क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर R भी होता है। और हमने यहीं से क्या निकाला था बच्चों कि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। पर ये तीसरा वाला ऑप्शन है ना, आई आर स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सही संबंध नहीं दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के एल लंबाई और ए क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। क्या दिया हुआ है, 4 ओम है। तो इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2 गुनी कर दीजिए और क्षेत्रफल क्या कर दीजिए बच्चों, आधा कर दीजिए, और अब प्रतिरोध बताइए। ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अच्छा, जिन बच्चों ने ओम का नियम पढ़ा हुआ है तो उन्होंने देखा हुआ है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो संबंध होता है वो एल अपॉन ए इस तरह से होता है। और जो यहाँ पे एल क्या है, तार की लंबाई है, तार की लंबाई है, और क्या है बच्चों, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रतिरोध का संबंध क्षेत्रफल से कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर आप क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए तो आपका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, कितने टाइम्स ये बढ़ेगा, यही हम अभी चेक करेंगे। सवाल के अनुसार रख दीजिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर लंबाई L और क्षेत्रफल A है तो प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, यही कह रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर लंबाई को क्या कर दिया गया है, 2L कर दिया गया है, और क्या कह रहा है कि आपके क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है, क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो इसको हम इस तरफ जब लेके जाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रो L अपॉन A 4 आएगा यहाँ पे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 रो L अपॉन A आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध आपका कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 दिया गया है। अगर ये R की वैल्यू A है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और प्रतिरोध को क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितने गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। प्रतिरोध कितने गुना बढ़ रहा है बच्चों, 4 गुना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 16 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो फ्यूज होता है वो हमारे घरों में कहाँ जोड़ा जाता है, जीवित तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जीवित तार के श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, अर्थिंग में नहीं जोड़ा जाता है। जो घर के बाहर एक अर्थिंग लगी होती है वहां पे नहीं जोड़ा जाता है। उदासीन तार से भी, न्यूट्रल तार से भी नहीं जोड़ा जाता है। जिस तार में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है उसी तार से क्या किया जाता है, फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है बच्चों, जीवित तार से जोड़ा जाता है। किसको, फ्यूज को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मैचिंग कराने वाला है, मैच कराइए। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। वॉट किसका मात्रक है, आपके विद्युत शक्ति का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। मैच करा लीजिए। 4 का 4 से, ये देखिए 4 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 1 से।
ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 का 2 से मैच हुआ है, 2 का 3 से मैच हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बताइए। चालक में क्या है, एक तार मान लेते हैं, उस तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है बच्चों, 10 एम्पियर दी गई है। और टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया हुआ है। आपसे चार्ज पूछ रहा है, कूलम्ब पूछ रहा है, मतलब क्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है बच्चों, आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, यही होता है ना। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। जब Q को आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I इंटू टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10 गुना 2 हो जाएगा। कितना आपका चार्ज आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 कूलम्ब आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 कूलम्ब आ जाएगा। कितना आएगा, 20 कूलम्ब आएगा। कितना आएगा, 20 कूलम्ब। तो जब 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, समय कितना दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 कूलम्ब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 कूलम्ब। आगे, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक को, ध्यान से सवाल पढ़िएगा, डिफिकल्ट नहीं है पर बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, बहुत इजी सा सवाल है ये। यदि शक्ति, कार्य और समय के मात्रक को x1 मान लिया जाए, x2 मान लिया जाए और x3 मान लिया जाए। कह रहा है कि शक्ति को x1 मान लिया, मतलब मैंने यहाँ पे शक्ति को क्या मान लिया, x1 मान लिया, ठीक है। और कार्य को क्या मान लिया है, x2 मान लिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, समय, समय को क्या मान लिया गया, x3 मान लिया गया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पावर क्या होता है बच्चों, क्या कहते हैं, कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को क्या कहा जाता है बच्चों, शक्ति कहा जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो पावर के बीच में, वर्क के बीच में और समय के बीच में ये संबंध होता है। क्या यहाँ से हम उस चीज को नहीं निकाल सकते हैं, P की जगह पे हम क्या रख दें, x1 रख दें, W की जगह पर हम क्या रख दें, x2 रख दें, और समय की जगह पर हम क्या रख दें, x3 रख दें। अब देखिए जरा संबंध देखिए इसके बीच में। अगर x2 को इधर लाएं, वर्क को हम लेफ्ट साइड में लाएं, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 इंटू x3 हो जाएगा, x1 इंटू x3 हो जाएगा। देखो अगर कार्य को इधर लाएं तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 इंटू x3, ये वाला सही है, ठीक है। अच्छा ये भी चेक कर लीजिए आप, x1 इंटू x2 का मतलब क्या हो गया आपका, कि कह रहा है संबंध ही नहीं बनेगा बिल्कुल भी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका कह रहा है कि कार्य गुणे समय बराबर पावर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अरे एक मिनट, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक के लगने वाले बल की दिशा, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित है धारावाही चालक और इस पर जो बल लग रहा है, बल की दिशा क्या है, बल की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, दोनों इन दिशाओं के लंबवत हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपका धारावाही चालक है और लंबवत लगने वाला जो बल है, उन दोनों के लंबवत हो जाएगा। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि चुंबक को जब आधार से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो सदैव क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है और धारावाही परिनालिका चुंबक की भांति कार्य करती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अगला क्वेश्चन,
किसी धारावाही चालक के कारण उसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज ये जो है, आज आपका फिजिक्स का भी सीरीज खत्म हो गया है और एमसीक्यू वाले जितने भी 2024 में आपके सवाल पूछे गए थे उन सभी को करा दिया गया है। अब आगे से क्या कराया जाएगा? सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट आंसर, जो वेरी शॉर्ट आंसर है, मतलब अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी सवालों को कराया जाएगा, जो कि 2024 में आपके पूछे गए हैं। इसी तरह से आप बाकी जो वर्ष के क्वेश्चन हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए। सवालों के सब जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आप ढूंढते रहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा है, फीडबैक देते रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।